न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है कि भाई डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आपको एक 2 चार्ज दे रखा है, एक Q1 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, सो दैट 7 इंटू 10⁻⁶ कूलम आप लिख सकते हो। देन आफ्टर एक सेकंड चार्ज आपको दे रखा है Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, सो दैट -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उसकी आपको लोकेशन दे रखी है -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 इज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक का है 0 और ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट जैसे यहाँ तक के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -9 0 0 लिख सकते हो। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 9 0 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है और यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल्स Q2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हुआ, 18 सेंटीमीटर। चला है आपको। तो उसकी बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दी 2 चार्ज पार्टिकल्स का इक्वेशन आपको यहाँ पे लगाना है। तो U इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ओके, तो सभी क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज अ कूलम्बियन कांस्टेंट। देन आफ्टर Q1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁶ एंड Q2 is equals to -2 into 10⁻⁶ and divide by 18 centimeter, so that 18 into 10⁻² is convert into the meter। ओके, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए भाई माइनस है, इसलिए देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचने वाला है 2, तो ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, -7 इंटू, देखिए भाई ऑर्डर 10⁻⁶ एंड 10⁻⁶, सो दैट 10⁻12, 10⁻12 एंड 10⁻9, सो दैट 10⁻3। तो यहाँ पे 10⁻3 और डिवाइड में था 10⁻2, 10⁻2 में इसके ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 10⁻3 और +2, सो दैट 10⁻1। तो यहाँ पे ऐसे आंसर आएगा 7 इंटू 10⁻1। तो 10⁻1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो -0.7 जूल। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हुई। ओके, देन आफ्टर हाउ मच द वर्क इज द रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्ज इन्फिनाइट अवे फ्रॉम द ईच अदर। ओके, तो ये दोनों चार्ज कैसे है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको उसको ऐसे फोर्स लगाना है और उसको आपको कहाँ पे ले जाना है भाई, इन्फिनाइट ले जाना है। तो उसका वर्कडन कितना मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको वर्कडन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको वर्कडन क्या मिलने वाला है भाई, इसका पॉजिटिव वर्कडन मिलेगा। कैसे मिलेगा आप देखिए कि भाई B इज इक्वल टू वर्कडन इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, U2 - U1। तो आपको फाइनली में आपको जहाँ इसके इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आप ले जाते हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी आपको, 0। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है 0, बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -0.7। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -0.7, सो दैट 0.7 जूल, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप सी देखिए कि सपोज द सेम सिस्टम द चार्ज इज नाउ प्लेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने दोनों चार्ज को पुट किए थे, वहाँ पे हमको एक एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल नहीं थी, बट हमको दोनों चार्ज ही हमको पुट करना है। बट यहाँ पे हमारे क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल है। वो एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, उसका हमको एक इक्वेशन दे रखा है कि भाई E इज इक्वल टू A 1/r², ठीक है। ओके, और A इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है कि भाई A इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ओके, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस पॉइंट का हमको पोटेंशियल मिलेगा और इसका पॉइंट का हमको पोटेंशियल मिलेगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ड्यूटी दी 1 चार्ज पार्टिकल्स Q1 V1 Q2 V2, देन आफ्टर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिलने वाली है, देखिए भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। चला या के Q1 Q2 अपॉन R। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे सभी वैल्यू सेम ही आने वाली है, बट यहाँ पे देखिए भाई पोटेंशियल, बट हमको दे रखा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन होता है डिस्टेंस D, पर यहाँ पे डिस्टेंस हम मान लेते हैं भाई सपोज के है R, ठीक है। तो हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E इंटू R, क्या लिख सकते हो E इंटू R, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई Q1 और यहाँ पे क्या आएगा E इंटू R। ओके, तो मैं यहाँ पे Q1 इंटू E इंटू R लिख देता हूँ। देन आफ्टर ओके Q2 इंटू E इंटू R, वैसे यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन R रहेगा। देखिए देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पुट करता हूँ तो Q1 A अपॉन R² इंटू R
प्लस Q2A अपॉन R स्क्वायर इंटू R प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे देखिए R कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म बाकी है तो उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ कि भाई Q1 हमको कितना दे रखा है, Q1 हमको दे रखा है कि भाई 7 इंटू 10⁻⁻6 और ये हमको क्या दे रखा है कि भाई हमको ए दे रखा है 9 इंटू 10⁻5 अपॉन डिवाइड में क्या आएगा आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के 9 इंटू 10⁻²। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमको Q2 क्या लेना है कि भाई -2 इंटू 10⁻6 और ए इज इक्वल टू क्या लेना है 9 इंटू 10 आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 5, तो 5 और ये अपॉन यहाँ पे 9 इंटू 10⁻² और उसकी वैल्यू हमको क्या मिली थी, ये वाली हमने जो इक्वेशन है ना वो सभी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ भाई 0.7 आपने ये आगे निकाला था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई -0.7। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि भाई आपका 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 9 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻6 और 10⁻5, सो दैट यहाँ पे आपका बचा 10⁻1 या 10⁻2 ऊपर चला जाएगा तो सो दैट 10⁻1 प्लस 10⁻2 सो दैट 10⁻1 तो यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। वैसे सेम मेथड यहाँ पे होगी 10⁻6 और 10⁻5 सो दैट 10⁻1 और 10⁻2 ऊपर चला गया तो हो गया प्लस, तो 10⁻1 प्लस 10⁻2 सो दैट 10, सो यहाँ पे आ जाएगा -20 और यहाँ पे -0.7। ओके, तो इन सभी का आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर होगा 49.3 जूल। ओके, तो ये आपकी फाइंड आउट हो गई पोटेंशियल एनर्जी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज विथआउट फील्ड, ठीक है। तो विथआउट फील्ड आपको पोटेंशियल एनर्जी मिली 0.7 जूल और विथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है 49.3 जूल। Example number 6. A molecule of the substance has a permanent dielectric dipole moment of magnitudes. A molecule of the substance, उसमें आपको एक मोमेंटम दे रखा है कि भाई P इज इक्वल्स टू 10⁻20 कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर इज अ यूनिट ऑफ द मोमेंटम। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, हमको एक मोल कंसिडर करना है, ठीक है। is polarized at the low temperature by the applying the strong electrostatic field of the magnitudes। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसका ई आपको दे रखी है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय इन द एंगल द 60 डिग्री। तो estimate the heat released by the substance in the aligned in the dipole along the new direction of the field। For the simplification, assume the 100% polarization of the sample। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करने को बोला है 1 मोल। तो 1 मोल में आपका सब्सटेंस कितना होता है, 1 मोल में इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 मोल का एटॉमिक नंबर होता है बाय n, एवोगैड्रो नंबर n। तो एवोगैड्रो नंबर n इज इक्वल टू आपको इंटू आपको करना पड़ेगा p, तो आपको एक नेट डायपोल मोमेंटम फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई 6.023 भी लिख सकते हो और 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो और इंटू p मीन्स के 10⁻29। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिए भाई 10⁻29 और यहाँ पे है 10⁻3 तो 10⁻6। तो यहाँ पे आपका आंसर मिला 6 इंटू 10⁻6 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। दिस इज अ नेट डायपोल मोमेंटम। ओके, तो पहली कंडीशन में पहले कैसे था कि भाई 0.0 उसका एंगल भाई 0 था, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। आपका डायपोल मोमेंटम कैसे था, अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिगर। अब देखिए कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी और आपका डायपोल मोमेंटम भी ऐसे था, दिस -2 एंड +2। और डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे होती है, डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही थी, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इनिशियली आपको क्या मिला -P इंटू ई कोस थीटा, ऐसे आपका इक्वेशन है, ठीक है। ईयर कोस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई -P इंटू ई मिलेगा। तो इन दोनों के मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ कि भाई P की वैल्यू क्या आई, P की वैल्यू आई 6 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10⁻6। तो 10⁻6 एंड 10⁻6 इज कैंसल, सो दैट हियर इज -6 जूल एनर्जी, दिस फर्स्ट। देन अपन हम क्या करते हैं भाई उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे के उसका एंगल हमने ऐसे कर दिया,
60 डिग्री बना दिया। कितना एंगल बना दिया? 60 डिग्री। तो उसकी एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हमको क्या मिलने वाली? माइनस पी कोस थीटा। और यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई माइनस पी कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2। तो यहाँ पे देखिए कि भाई माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 1/2। तो ये दोनों कैंसल। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा -3 जूल। दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना कि भाई हीट कितनी रिलीज होगी। तो हीट कितनी रिलीज होगी कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंजेस हुआ। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्यों चेंजेस हो रहा था? क्योंकि आपने उस पर एक एक्स्ट्रा वर्क किया, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम किया। वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो सिस्टम का वर्क इंक्रीज हो गया। सिस्टम का वर्क इंक्रीज हो गया, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। देखिए ये -6 थी, देन आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इंक्रीज। वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई? वो जो एनर्जी इंक्रीज हुई वो वापस आपको कहाँ पे मिलेगी भाई? एक हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो फाइनल -3 और माइनस यहाँ पे आएगा -6 इज इक्वल टू आपको मिला 3 जूल। तो ये जो 3 जूल एनर्जी है वो 3 जूल एनर्जी आपकी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट हुई। एग्जाम्पल नंबर 2.7, इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है कि भाई कॉम रन थ्रो द वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट द स्मॉल बिट ऑफ अ पेपर। इसके आपके पास एक कोई एक स्मॉल एक आप इसके रोड भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसा रोड। ठीक है, ऐसा रोड को आप हेयर में इसके आप ट्राई करोगे तो उसके इसमें क्या हो जाएगा भाई? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा। अगर वो चार्ज हो जाता है तो पेपर बिट को क्या करता है भाई? अट्रैक्ट। देन आफ्टर आपको क्या बोला कि भाई व्हाट हैपन इन द हेयर इज अ वेट और इट्स अ रेनी डे। चलो रेनी डे में क्या होगा कि भाई आपका हेयर क्या हो जाएगा? आपका हेयर मीन्स के इसमें पानी आ जाएगा, एक वाटर आ जाएगा, एक वाटर पार्टिकल्स आ जाएगा। तो वाटर पार्टिकल्स क्या कर लेगा? उसको स्लाइड कर देगा। तो यहाँ पे एक आपको एक प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा। पहले आपका एक मीन्स के एक वेट ट्राई मीन्स के वेट एयर थे तब उसमें एक प्रॉपर एक आपका फ्रिक्शन हो पाता था। जब आपका प्रॉपर फ्रिक्शन हो पाता तब आपका चार्ज का फ्लो हुआ। बट यहाँ पे मीन्स के इसमें क्या आ गए? वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल्स आपका एक प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं कर देते हैं। ठीक है, और नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे आपका एक पेपर ऑफ डिस अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका सेकंड देखिए, ऑर्डिनरी रबर इज एन द इंसुलेटर। एक जो रबर होता है वो एक इंसुलेटर है। बट द स्पेशल रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट तो मेड द साइलेंटली कंडक्टिंग वाई इट इज नेसेसरी। जो आपकी जो बाइक है ना, तो बाइक का जो व्हील होता है वो कैसे बना हुआ है? रबर। तो रबर का इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई वो इंसुलेटर मटेरियल होती है और एक ग्राउंड के साथ वो कंटिन्यूसली क्या करती है? फ्रिक्शन। और वो कंटिन्यूसली जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मिसके जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा तो उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जब और मिसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन करेगा तब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होकर जाएगा? एक स्पार्क। चलाया एक मीन्स के यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और आपने देखा है कि भाई जो हाई स्पीड से जो बाइक जाती है तो उसके टायर पे आपको एक स्पार्क नज़र आती है। वो स्पार्क कैसे निकलती है? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स उसका इंक्रीज हो जाता है, मीन्स के इलेक्ट्रिकल स्टैटिक फोर्स उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इसका यहाँ पे एक एयर का क्या होने लगेगा भाई? मीन्स का आपका मटेरियल का भी और एयर का भी यहाँ पे एक उसकी ब्रेक डाउन होने लगेगा। और ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे आपको एक स्पार्क जनरेट होगा। ओके, तो सी देखिए, व्हीकल कैरिंग द inflammable material usually have the metallic ropes that touching the ground during the motion. Why? तो इसमें भी आपका रीजन क्या आने वाला है भाई? वही आपको रीजन आने वाला है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल आपने यूज़ किया है तब भी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? स्पार्क प्रोड्यूस होने वाला है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड टू व्हीकल व्हील। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए भाई डी, अ बर्थ परचेस ऑन द पेयर हाई पावर लाइन। मीन्स के आपकी जो हाई पोटेंशियल वाली जो लाइन होती है, आपकी जो पावर स्टेशन में से जो लाइन आती है उसकी बात कर रही है। तो एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड्स। मीन्स का आपका बर्ड ये जो हाई पोटेंशियल वाली जो लाइन होती है उस पर आपका बर्ड्स मीन्स के बैठते हैं तब उसको कोई एक शॉक नहीं लगता। बट आप वहाँ पे वो जो हाई मीन्स के जो लाइन वाली जो लाइन जा रही है, हाई पावर की जो लाइन ऐसे जा रही है, आप यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको क्या लगने वाला है भाई? शॉक लगने वाला है। क्यों आपको शॉक लगेगा? क्योंकि आपका जो पैर है ना वो पैर आपका एक ग्राउंड पे है। और ग्राउंड का अर्थ मीन्स का आपका पैर ऐसे एक ग्राउंड पे होता है। ठीक है,
ओके। तो आपका पैर ऐसे एक मीन्स के एक ग्राउंड में है और आपका हैंड यहाँ पे है और एक मीन्स के यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जा रहे होते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल होता है ना वो पोटेंशियल आपका जीरो होता है। एक अर्थ का पोटेंशियल, ये आपके एक अर्थ है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, और एक आपके एक मीन्स के एक पावर स्टेशन की एक लाइन है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, एक हाई पोटेंशियल होगा। तो आपका चार्ज कैसे फ्लो होता है, एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपकी बॉडी में से यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, चल आया। इसलिए आपको क्या लगेगा भाई, शॉक लगेगा। ओके। Example number 8. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of the parallel plate. The capacitor but has the thickness is a 3/4D. तो अब मैंने यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ कि भाई ऐसे आपके पास एक दो कंडक्टर अवेलेबल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है भाई D, और ये आपका एरिया कितना होता है A जितना एरिया होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट होती है कैपेसिटर की। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई मीन्स के थर्ड आपको एक पार्ट पढ़ना है, तो आपने ऐसा यहाँ पे एक थर्ड पार्ट किया ऐसे। तो ए वाला पार्ट में आपने क्या फिलअप किया हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भाई जिसका एक मीन्स के आपको दे रखा है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है। ओके। देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई सेपरेशन ऑफ द प्लेट, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। ओके। तो मैंने जो नीट वर्ड जेरेबल के लिए जो लास्ट में मैंने जो थियरी करवाई थी, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था कि भाई कैपेसिटर सी इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल पोटेंशियल वी। तो यहाँ पे देखिए कि भाई पोटेंशियल आपको दो टाइप का मिस के फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस कितना है, 3/4D है, ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला डिस्टेंस आपका 1/4D होगा। देखिए इन दोनों का एडिशन करके देखिए, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू होता है 4/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1D। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 1D डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओके। तो आपको एक नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपका इसके इक्वेशन कैसे निकलेगा, आपको इक्वेशन इसके क्यू अपॉन आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन आप यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ द एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ द एयर और प्लस पोटेंशियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ओके। और चार्ज Q इज इक्वल टू भी आप क्या लिख सकते हो, अब चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आप इसके सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। सॉरी, आप चार्ज Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिलेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं चार्ज Q को ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो पहले जो चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर का था भाई Q0, तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि भाई उसका भी चार्ज है Q0। ओके। देन आपने मुझे क्या करना है कि भाई पोटेंशियल ऑफ द एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ द डी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ द एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ द बी। तो पोटेंशियल ऑफ एयर के लिए आपका मीन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 होगा ना, E0 मीन्स का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिलेशनशिप ऐसे होता है ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V/D होता है, और V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E इंटू डी। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, E0 अपन उसकी बीच का डिस्टेंस कितना है 1/4D। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4D प्लस यहाँ पे तो डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड बाई के पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। कितना टाइम्स डिक्रीज होती है, के टाइम्स। तो E0 अपॉन के, और यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 3/4 इंटू डी। चला या ओके। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला है, E0 इंटू डी कॉमन निकलने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे E0 इंटू डी कॉमन ले लिया, E0 इंटू डी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 3/4 के। तो यहाँ पे E0 इंटू डी, देखिए E इंटू डी होता है बाई बी, बट E0 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, V0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है ना। एलसीएम किसका लेंगे कि भाई 4K का। तो यहाँ पे होगा K प्लस 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4K, ठीक है। तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, पोटेंशियल। ओके। देन आफ्टर आपको क्या पुट करना है कि भाई कैपेसिटेंस आपका जो इक्वेशन है Q0 अपॉन V में आपको पुट कर देना है। तो आपका मिस के Q0 अपॉन यहाँ पे आएगा V0 K प्लस 3/4K, ठीक है। ओके। तो ये 4K कहाँ पे चला जाएगा भाई, 4K चला जाएगा भाई डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो Q0 अपॉन V0 यहाँ पे 4K अपॉन K प्लस 3, और Q0 अपॉन V0 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि C0 इज इक्वल टू
होता है भाई क्यू नॉट अपॉन वी नॉट, क्या रहा है। और ये सी नॉट इज इक्वल टू दूसरा भी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बी होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बी होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन वी नॉट से कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट। तो यहाँ पे 4k अपॉन के प्लस 3 इंटू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको लिखना है सी नॉट इज इक्वल टू सी। तो आपका इतना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की टर्म में लाना है तब भी आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हैं देखिए, तो मैं आपको एक दूसरी मेथड से मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, आपका कैपेसिटेंस का इक्वेशन इसके एयर के लिए था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसी टर्म में आपको लाना है, ठीक है। ओके, तो आपका इसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक का था सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और यहाँ पे आपका टोटल पोटेंशियल आपको कितना मिल रहा था, टोटल पोटेंशियल आपको मिल रहा था कि भाई वी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी 1/4 प्लस 3/4 के। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए मैं वापस नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। देन पर उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। और सिग्मा की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे भाई, सरफेस डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आएगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सिग्मा इंटू ए। देन पर यहाँ पे क्या होएगा, ई नॉट इंटू डी और 1/4 प्लस 3/4 इंटू के। ओके, तो सिग्मा यहाँ पे दोनों प्लेट के लिए क्या मिलेगा आपको, सिग्मा इज इक्वल टू आपको मिलेगा ई मीन्स के सिग्मा नहीं, बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको सिग्मा इज इक्वल टू आपको मिल सकता है ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ई और डी 1/4 प्लस 3/4 इंटू के। तो अब देखिए यहाँ पे मीन्स के जो आपका ई और ई कैंसिल आउट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सी नॉट लिख सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे सी नॉट लिख दिया और यहाँ पे आपका बचा 1/4 प्लस 3/4 इंटू के। तो ये 4 का मैं क्या ले लूँगा भाई, 4 अपॉन के भी आपका डिवाइड में ही आएगा ना। ओके, के भी आपका डिवाइड में ही आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं बट डिवाइड में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में ही है। ओके, तो 4 का आपको मिस्टेक क्या ले लेना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम ले लोगे तो आपका सी नॉट इंटू आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि भाई के प्लस 3 और अपॉन 4 के। तो ये 4 के आपका चला जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो सी नॉट इंटू 4 अपॉन आएगा के प्लस 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो और क्यू नॉट अपॉन बी नॉट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके।